मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय। तो हम लोग भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे। इसमें जो है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। पर्वतीय क्षेत्र को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा था? ठीक है, बताओ, एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट भारत के नक्शे पे, फिर उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। ये हमारा भारत है, ठीक है। और भारत में जो है हम लोग अध्ययन कर लिए थे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। तो पर्वतीय क्षेत्र को सबसे पहला जो विभाजन किया था हमने, किस आधार पे किया था पर्वतीय क्षेत्र का? एक किया था प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन या इसको भौतिक विभाजन ही कहते हैं, प्राकृतिक या भौतिक विभाजन। और दूसरा हमने किया था प्रादेशिक विभाजन, नदियों के आधार पे। किसके आधार पे? नदियों के आधार पे। तो भौतिक या प्राकृतिक विभाजन में हमने सबसे पहले क्या देखा था? पार हिमालय। सबसे पहले हमने क्या देखा था? पार हिमालय, और इसके बाद में फिर हिमालय, और इसके बाद में पूर्वांचल पहाड़ियाँ। कौन सी? पूर्वांचल पहाड़ियाँ। तो पार हिमालय में हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया था? सबसे ऊपर क्या था? ये कौन सी श्रेणी है? काराकोरम। कौन सी श्रेणी? काराकोरम श्रेणी। और इसके नीचे कौन सी श्रेणी थी? लद्दाख श्रेणी। और इसके नीचे जास्कर श्रेणी। फिर इसके बाद में महान हिमालय था। कौन सा हिमालय था? महान हिमालय। इस तरीके से महान हिमालय, ठीक है, जो नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक। कहाँ से? नंगा पर्वत से और नामचा पर्वत तक। और इसके नीचे मध्य हिमालय फिर पढ़े थे। तो मध्य हिमालय में हमने कई श्रेणियां देखी थी। कश्मीर में मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? पीर पंजाल। कौन सा पंजाल? पीर पंजाल, ठीक है। और इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? हिमाचल में धौलाधर, याद होना चाहिए ऐसे बिल्कुल सीरियल में, ठीक है, धौलाधर। और उत्तराखंड में नागटिब्बा और मसूरी। उत्तराखंड में नागटिब्बा और मसूरी। और इसके बाद में हम लोग पढ़े थे नेपाल में महाभारत लेक। नेपाल में महाभारत लेक, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने मध्य हिमालय का अध्ययन किया था। फिर इसके बाद में शिवालिक का, तीसरे नंबर पे किसका अध्ययन किए थे? शिवालिक का। तो शिवालिक को कश्मीर में क्या कहते हैं? जम्मू श्रेणी। कौन सी श्रेणी? जम्मू श्रेणी। इसमें श्रेणियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियों का अध्ययन किए थे, जम्मू श्रेणी। और हिमाचल में शिवालिक, और उत्तराखंड में कौन सा? डुंडवा पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? डुंडवा पहाड़ी। और नेपाल में चुरिया मुरिया। नेपाल में क्या कहते हैं? चुरिया मुरिया, ठीक है। और इसके अलावा हमने पूर्वांचल की पहाड़ियों का अध्ययन किया था, ठीक है। तो पूर्वांचल की पहाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण था अरुणाचल प्रदेश में कौन सी? डाफला। और इसके बाद में मीरी। और इसके बाद में अबोर। और इसके बाद में मिसमी। और इसके बाद में पटकाई बुम, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियाँ थी, ठीक है। और इसके बाद में कौन सी पहाड़ी थी? नागा पहाड़ी। नागालैंड में नागा पहाड़ी। मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी। और मिजोरम में मिजो पहाड़ी। और त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने पूर्वांचल की पहाड़ियों का भी अध्ययन किया था। ये क्रम था हमारा, तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर,
फिर ये सीरियल से पूछ लेता है पीर पंजाल, धौराधर, नाग टिब्बा, मसूरी, ये सब ये क्रम है उत्तर से दक्षिण की तरफ, पहाड़ियों, पर्वतों का और पहाड़ियों का। ठीक है, तो ये हम लोगों ने, और इसके अलावा इसमें हम लोग कुछ दर्रे देखे थे। दर्रे से प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने दर्रे का एक वीडियो प्रश्नों का बना कर रख दिया था। आप कोशिश करेंगे, टाइम मिलेगा तो जो जो हम पढ़ाते जा रहे हैं इनके प्रश्न जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या जो बनेंगे एग्ज़ाम में, उस टाइप के 10-20 प्रश्न बना करके हर टॉपिक से, और उसका वीडियो घर पे बना करके यूट्यूब पे अपलोड किया करूँगा और उसे देख लिया करना। ठीक है, तो प्रश्न आपके तुरंत उस टॉपिक से प्रश्न तैयार हो जाया करेगा। अगर ये रेगुलर काम करते रहोगे तो फिर परीक्षाओं में कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, दर्रे वाला देख लेना प्रश्न, वहाँ 20 प्रश्न को मैंने डाला था, जो मैंने पढ़ाया था दर्रों का, तो उसी तरीके से प्रश्न आते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो हर टॉपिक से कोशिश ये रहेगी, टाइम मिलेगा तो अभी जितना हमने भौतिक विभाजन में हिमालय का पढ़ाया है उसका मैं एक जो है क्वेश्चन फॉर्मेट में करके और फिर जो है एक वीडियो दे देंगे। ठीक, तो उसे पढ़ लेना। तो इस तरीके से हम लोग ने ये रिवीजन किया जो है, ये याद होना चाहिए। अब हम लोग आज अध्ययन करेंगे उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, देखो हिमालय पर्वत जो निर्माण हुआ था, हमने मतलब इस तरीके से बताया था। ठीक है, ये उत्तर में एक लैंड था जिसको बोलते हैं आपका यूरेशियन। ये वैसे जब पूरी पृथ्वी एक थी, मतलब एक भूखंड था, तो उसे पैंजिया कहा गया। फिर पैंजिया 2 भागों में विभक्त हो गया। उत्तर में कौन सा लैंड था? अंगारा लैंड, और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था, और बीच में पानी भर गया था। बीच में क्या भर गया था? पानी। तो इसको क्या कहा गया? तेथीस सागर कहा गया। ठीक है, और इसी तेथीस सागर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की नदियां अपना जल विसर्जित करती थी, मैंने बताया था। तो जल के साथ साथ में और क्या आ रहा था? मलबा आ रहा था। तो ये मलबा भी इसमें जमा हो रहा था, और चूंकि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड आपस में एक दूसरे की तरफ टक्कर मार रहे थे, तो टकराने की वजह से जो यहाँ मलबा गिरा था वो मलबा क्या हो गया? फोल्ड हो गया, उसमें फोल्ड बन गया, वलन हो गया। उसमें क्या हो गया? वलन हो गया। तो इसीलिए मोड़दार पर्वतों को क्या हो गया? निर्माण हो गया, मोड़दार पर्वत बन गए, जिसका हम लोग अध्ययन कर लिए हिमालय के रूप में, पार हिमालय के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर तेथीस सागर का कुछ जो है हिस्सा बचा रह गया। तेथीस सागर का कुछ हिस्सा क्या रह गया? बचा रह गया। इस तरीके से मान लो ये तेथीस सागर का जो है हिस्सा बचा रह गया। अब इसमें भी नदियाँ, पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ, नदी तो पहले से ही बह रही थी ना, हमने देखा नदी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की नदियाँ बह रही थी। हिमालय बनने के बावजूद भी वो नदियाँ अपना काम कार्य जारी रखी, वो बहती रही। तो ये नदियाँ बहते हुए आ रही थी, बहते हुए आ रही थी। अब चूंकि हिमालय पर्वत बन गया है तो हिमालय से उनको और मलबा मिल गया, कंकड़ पत्थर, रेत और बालू सब, तो ला करके कहाँ जमा कर रही थी? जो तेथीस सागर का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था, भाई शिवालिक श्रेणी बन गया। शिवालिक के नीचे बच गया एक सागर जिसको कहा गया तेथीस सागर। अब उस तेथीस सागर का मतलब अवशेष बचा था। पूरा तेथीस सागर क्या हो गया? हिमालय के रूप में खड़ा हो गया, लेकिन जो अवशेष बचा था तेथीस सागर, तो उसमें हिमालय से आने वाली नदियां अपना मलबा जमा कर रही थी, और दूसरा इंडियन प्लेट से अपना मलबा, दक्कन के प्लेटों से, दक्षिण की प्लेटों से मलबा जमा हो रही थी। तो इसके जमा होने से वहाँ पर जो तेथीस सागर था वो क्या हो गया? भर गया। तेथीस सागर क्या हो गया? भर गया, और भर जाने की वजह से अब ये नदियाँ इसके ऊपर से बहने लगी। नदियाँ जो है इस तेथीस सागर के ऊपर जो जमीन भूखंड बन गया उसके ऊपर से बहने लगी। तो यहाँ पर एक मैदान का निर्माण हो गया। क्या बन गया? मैदान। तो इसीलिए इस मैदान को कहा गया है उत्तर भारत का विशाल मैदान, क्योंकि ये भारत में उत्तर में ज़्यादा इसका विस्तार है। भारत में उत्तर में ज़्यादा विस्तार है, इसलिए इसको कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो नदियों से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? नदियों से। तेथीस सागर में मलबा के जमा होने से नदियों द्वारा बनाया गया है भारत का, उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब इसमें कितना गहरा जमा हुआ है मलबा? तो लगभग 2-3 हज़ार मीटर गहरा जमा हुआ है। कितना? 2-3 हज़ार मीटर। यानी इतना गहरा जो तेथीस सागर था, लगभग 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कहीं 3 रहा होगा, कहीं 4 रहा होगा, एक औसत 2 किलोमीटर हम मान लेते हैं, किताबों में लिखा हुआ है औसत कितना? 2 किलोमीटर। कहीं कम गहरा रहा होगा, कहीं 4 किलोमीटर गहरा रहा होगा। तो उस गहराई को पाट दिया
नदियों ने, किससे? मलबा के जमा करने से। तो वही जो पटान है, वही पटान क्या कहलाया? मैदान कहलाया। तो हम लोग यहाँ पर मैदान का जो अध्ययन करेंगे, भारत के नक्शे में चलते हैं, ठीक है। मैदान हमारा जो है पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है, पश्चिम से पूर्व तक, इतने नक्शे से काम चल जाएगा। पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व तक लगभग 3200 किलोमीटर विस्तार है। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि उत्तर का विशाल मैदान कितना लंबा है? तो लगभग 3200। इसकी लंबाई कितनी है? 3200। तो लिख लेना, लंबाई लगभग कितनी है? 3200। और चौड़ाई की अगर बात करें तो इसकी चौड़ाई लगभग 150 से 300 किलोमीटर है, 150 से 300 किलोमीटर है। पश्चिम से जब पूरब की तरफ जाएंगे तो चौड़ाई बढ़ती जाती है, पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो क्या होगी? चौड़ाई बढ़ती जाएगी। तो इसको चूंकि नदियों ने बनाया है, इसको किसने बनाया है? नदियों ने। और उत्तर भारत में 3 प्रमुख नदियों का सिस्टम है। उत्तर भारत में 3 प्रमुख नदियों का सिस्टम है। एक नदी यहाँ से जाती है जिसको क्या कहते हैं? बताओ अपने आप से। सिंधु नदी, ठीक है। एक नदी यहाँ से जाती है जिसको क्या कहते हैं? गंगा नदी। तो ये गंगा नदी का तंत्र हो गया। और एक नदी यहाँ से जाती है जिसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अब ये 3 प्रमुख नदियां हैं, सिर्फ ये 3 प्रमुख हैं, लेकिन इनकी सबकी सहायक नदियां भी हैं। जैसे गंगा की सहायक नदी है यमुना, लेकिन हम यमुना यहाँ नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये 3 प्रमुख नदियां हैं, बाकी सब क्या है? सहायक। तो इन नदियों ने मैदान को जो है मलबा जमा करके बढ़िया बना दिया है, मैदान निर्मित कर दिया है। तो इन नदियों के नाम से ही इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का एक नाम और है। क्या नाम है इसी के नाम? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसको लिखा जाता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसका अन्य नाम है, उत्तर के विशाल मैदान का एक अन्य नाम है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब इसको अगर हम इसके विभाजन की बात करें तो इसे हम 2 तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक तो नदियों के आधार पे, एक नदियों के आधार पे प्रादेशिक विभाजन किया जा सकता है, और दूसरा भौतिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन किया जा सकता है। तो इसका विभाजन अगर हम देखें तो भारत के विशाल मैदान को हम विभाजित कर सकते हैं 2 आधारों पर। किस आधार पे? 2 आधार। एक तो प्रादेशिक विभाजन होगा। एक कौन सा विभाजन होगा? प्रादेशिक विभाजन होगा, ठीक है। प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पे किया जाएगा। किसके आधार पे? नदियों के आधार पर, ठीक है। और दूसरा विभाजन हम कर सकते हैं भौतिक या भू आकृतिक विभाजन। भौतिक या स्थलाकृतिक या भू आकृतिक, कुछ भी कर सकते हो, स्थलाकृतिक विभाजन, ठीक है। तो आज हम लोग भौतिक विभाजन के बारे में ही पढ़ेंगे, मैदान के। किसके बारे में? भौतिक विभाजन के बारे में। अब देखो मैदान हमारा जो विस्तृत है, अब सिंधु सिस्टम का जो मैदान है वो इस तरीके से विस्तृत है। आपका पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में विस्तृत है। कहाँ पर? पंजाब और हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र। पंजाब हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र, ये कहलाता है पंजाब हरियाणा का मैदान। ये क्या कहलाता है? पंजाब हरियाणा। अब सिंधु नदी तुम कहोगे यहाँ से नहीं जा रही है, लेकिन सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियाँ जाती हैं यहाँ से। सिंधु की, जिनको पंचनद कहते हैं, पंजाब कहते हैं, ठीक है। नदी को यानी जल को फारसी अरबी भाषा में आब कहते हैं, मैंने बताया भी था। इसीलिए 5 नदियों का क्षेत्र क्या कहलाता है? पंजाब। तो पंजाब की 5 नदियों से ये जो है बना है मैदान। तो ये मैदान कहलाता है सिंधु, और वो क्या नाम है, पंजाब और हरियाणा का मैदान। पंजाब और हरियाणा का मैदान। इसके बाद ये गंगा है। इसके बाद क्या है? गंगा है। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांट सकते हैं। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। गंगा के मैदान को 3 भागों में इस तरीके से बांटा गया है, ठीक है। तो इसमें जो पहला विभाजन है इसको बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। कौन सा मैदान? ऊपरी गंगा का मैदान। और बीच वाला है इसको कहते हैं मध्य गंगा का मैदान। कौन सा मैदान? मध्य गंगा का मैदान। और जो नीचे है इसको बोलते हैं निम्न गंगा का मैदान। कौन सा? निम्न गंगा का मैदान। तो इस तरीके से गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। भाई सिंधु वाले मैदानी क्षेत्र को हमने क्या कहा?
पंजाब हरियाणा का मैदान। कौन सा मैदान कहा हमने? पंजाब और हरियाणा का मैदान। पंजाब व, इसमें दिल्ली भी शामिल है, पंजाब व हरियाणा का मैदान जो सिंधु क्षेत्र में आता है। और गंगा के 3 विभाग किए गंगा मैदान के, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। इसके बाद में एक ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी अपना मैदान बनाती है कौन से राज्य में? असम राज्य में। किस राज्य में बनाती है? असम राज्य में। तो इसको हम असम का मैदान भी कह सकते हैं। किसका मैदान? असम का मैदान। ये प्रादेशिक विभाजन है मैदान का। ये क्या है? प्रादेशिक विभाजन है, ठीक है। लेकिन इस प्रादेशिक विभाजन का हम अलग से इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे जो है दूसरे क्लास में। आज हम लोग यहाँ पर भौतिक और स्थलाकृतिक विभाजन का अध्ययन करेंगे। इसको एक बार देख लो। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान को हमने इस तरीके से डिवाइड किया है। सिंधु वाले क्षेत्र में पंजाब और जो है हरियाणा का मैदान आ जाता है, और गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी का वाला क्षेत्र कहलाता है असम का मैदान। तो इस तरीके से ये हम जो है मैदानी क्षेत्र को जो है प्रादेशिक रूप से विभाजित कर सकते हैं। अब हम लोग अध्ययन करेंगे जो है भौतिक विभाजन। कौन सा विभाजन? भौतिक विभाजन या स्थलाकृतिक। यानी मैदान में स्थलाकृतियां बनती हैं। हम लोग इसको भारत के मानचित्र में ही समझेंगे। थोड़ा सा बड़ा मानचित्र बनाता हूं। ये हमारा है भारत का उत्तरी, चूंकि उत्तर का विशाल मैदान है इसलिए हम लोग उत्तर भारत का ही नक्शा बनाएंगे, ठीक। यहाँ पर हमने देखा था शिवालिक श्रेणी। यहाँ पर मैं शिवालिक बनाऊंगा, वैसे तीनों बना देते हैं। चलो, ये है आपका महान हिमालय। ये कौन सा हिमालय है? महान हिमालय। और इसके नीचे कौन सा हिमालय था? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और इसके नीचे था शिवालिक हिमालय। इसके नीचे था शिवालिक, ठीक है। अब शिवालिक हिमालय जो नदी बहती है, भाई ये नदियां यहाँ से बह रही हैं, तो ये नदियां बहती हैं, ये नदियां, इन्हीं नदियों ने इस मैदान का निर्माण किया है। इन्हीं नदियों ने क्या बनाया है? ये मैदान बनाया है। अब ये नदियां यहाँ से जब आती हैं तो साथ में चूंकि ढाल होता है, इस तरीके से यहाँ समझो, ये क्या है? शिवालिक है। ये क्या है? शिवालिक। या इस तरीके से तीनों बना देता हूँ। ये मध्य हिमालय है और ये महान हिमालय है, ठीक है। ऐसे चित्र बनेगा। ये महान हिमालय है, ये मध्य हिमालय है और ये शिवालिक। ये क्या है? शिवालिक। और जहाँ से मैदान शुरू होता है उस वाले स्थान को कहते हैं गिरिपाद। क्या कहते हैं? गिरिपाद। गिरि मतलब क्या होता है? पर्वत। गिरि मतलब क्या होता है? भाई गिरिराज महाराज जी किसको कहा गया है? गिरिराज महाराज किसको कहा गया है? किसको कहा गया? कृष्ण जी को। गिरिराज महाराज किसको कहा गया है? कृष्ण जी को, जो सुदर्शनधारी हैं कृष्ण महाराज। तो कृष्ण महाराज को गिरिराजधारी क्यों कहा गया है? गिरधर कहा गया है। गिरधर मतलब गिरि को धरने वाले। गिरि मतलब पर्वत को। पर्वत को उन्होंने उठा लिया था अपनी उंगली पे। जब भयंकर बारिश हो रही थी मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में, गोवर्धन में, तो जो है गांव में बाढ़ की स्थिति आ गई। इंद्र देवता नाराज हो गए, बहुत बारिश कराने लगे, तो हाय हाय तराई तराई मच गई। तो उन्होंने क्या किया था? गोवर्धन पर्वत को ही क्या किया? अपनी उंगली पे उठा लिया था। कहा इसके नीचे आ जाओ सब लोग गांव वाले। तो सब गांव वालों को कैसे सुरक्षा प्रदान की थी? पर्वत को उठा करके। तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? गिरधारी। गिरधारी मतलब गिरि को धारण करने वाला। गिरधर गिरि को धरने वाला। गिरिराज गिरियों का राजा, ठीक है। ये सब पर्यायवाची हिंदी के हैं, जाना करो, ठीक है। तो शिवालिक जहाँ से पर्वत शुरू होता है, मतलब पर्वत जहाँ अंत होता है, मैदान शुरू होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? गिरिपाद। पाद मतलब पैर, पाद मतलब पैर, और गिरि का मतलब पर्वत। तो पर्वत का पैर कहाँ होगा? जहाँ से मैदान शुरू होगा, जहाँ से मैदान शुरू होगा। तो इस तरीके से ये जो है गिरिपाद से आगे यहाँ क्या है? मैदान शुरू हो जाता है। लेकिन ये ढाल है। ये क्या है? ढाल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से नदी बहते हुए आ रही है, यहाँ से नदी बहते हुए आ रही है। तो नदी अपने साथ शिवालिक पर्वत से क्या लेकर आ रही है? कंकड़ पत्थर लेके आ रही है कि नहीं ला रही है? नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर, क्योंकि अब अभी पर्वत खत्म हुआ है तो यहाँ से बड़े बड़े पत्थर काट काट करके लाई है नदी, बड़े बड़े पत्थर। और वो चूंकि ढाल ज़्यादा है तो पानी का बहाव भी ज़्यादा है, और पानी का बहाव ज़्यादा है तो पत्थर से बहते हुए उसके साथ लुढ़कते हुए चले जा रहे हैं। अब लुढ़कते हुए चले जा रहे हैं। ढाल यहाँ पर अचानक हो गया कम, ढाल यहाँ पर अचानक क्या हो गया?
कम हो गया, खत्म नहीं हुआ, कम हुआ है, ढाल खत्म नहीं हुआ, कम हुआ है। तो यहाँ पर पत्थर सब क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। बड़े बड़े पत्थर तो पहले ही जमा हो जाएंगे आगे आगे, फिर छोटे छोटे जो पत्थर होंगे वो नदी के धारा के सहारे आगे और दूर तक जाएंगे। तो इस तरीके से पत्थर ऐसे जमा हो जाएंगे, बजरी कंकड़ पत्थर यहाँ पर जमा हो जाएंगे। तो इस क्षेत्र को, कंकड़ पत्थर वाले इस पथरीले क्षेत्र को, यहाँ से मैदान शुरू हो गया है, यहाँ से क्या शुरू हो गया है, मैदान। अब इस पथरीले क्षेत्र को, जहाँ गिरिपाद शुरू होता है और जहाँ मतलब गिरिपाद जहाँ पर है, जहाँ से पर्वत खत्म होता है, और वहाँ से लेकर कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र जहाँ तक जो है पत्थरों का बिछाव हुआ है, उस क्षेत्र को कहते हैं आपका बांगर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहते हैं, भाबर क्षेत्र, सॉरी बांगर करो, भाबर क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं, भाबर क्षेत्र, ठीक है। तो ये भाबर क्षेत्र कहलाता है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा पहचानने के लिए कि भाबर क्षेत्र क्या है। तो भाबर क्षेत्र मैदान का ऐसा स्थान है जहाँ पर पर्वतीय कंकड़ पत्थर आकर के इकट्ठा कर लिए गए, और नदी अभी यहाँ बह रही है, नदी अभी यहाँ क्या है, बह रही है। तो नदी कहाँ चली जाएगी, इस कंकड़ पत्थर के नीचे, अंदर चली जाएगी, कंकड़ पत्थर के नीचे चली जाएगी। भाई ऊपर से कंकड़ पत्थर है तो नदी हमको दिखाई नहीं देगी, नदी हमको दिखाई नहीं देगी। तो भाबर क्षेत्र की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, नदियां यहाँ लुप्त हो जाती हैं। नदियां यहाँ क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। नदियां यहाँ पर लुप्त प्राय हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो नदियां यहाँ लुप्त हो जाती हैं। अब चूंकि यहाँ कंकड़ पत्थर है, यहाँ क्या है, कंकड़ पत्थर है, तो इस क्षेत्र में खेती होगी क्या, नहीं होगी। यहाँ क्या होगा, बंजर होगा, यहाँ क्या होगा, बंजर होगा। और कुछ पेड़ पौधे होंगे, वनस्पतियां होंगी, तो कैसी होंगी, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी है नहीं, उपजाऊ मिट्टी है नहीं, कंकड़ीली पथरीली जमीन है। तो कंकड़ीली पथरीली जमीन में कैसे वनस्पतियां होंगी, कटीली होंगी। कैसी वनस्पतियां होंगी, झाड़ झंखाड़ या कटीली, जिनकी जड़ें काफी गहरी होंगी, जड़ें काफी गहरी। भाई यहाँ कोई वनस्पति लगी तो पानी इसको ऊपर तो मिलेगा नहीं, अंदर मिलेगा, तो अंदर अपनी जड़ों को क्या करेगा, गहराई तक ले जाएगा, नीचे तक, ठीक है। तो ऐसी जड़ें ज़्यादातर पथरीली जमीनों में मिलती हैं वनस्पतियाँ। तो यहाँ पर जो है ये कृषि नहीं होती, यहाँ पर कृषि नहीं की जाती, कृषि कार्य। तो ये भाबर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता होगी। अब भाबर क्षेत्र जो है भारत में कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो इसका विस्तार जो है शिवालिक के नीचे, यहाँ से ये शुरू हो जाता है शिवालिक के नीचे अपना, और सिंधु नदी से लेकर के और ताप्ती नदी तक इसका विस्तार है। कौन सी नदी तक, ताप्ती, यहाँ हमने पढ़ा था ना ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी तक इसका विस्तार है, किसका, भाबर क्षेत्र का। सिंधु नदी से, सिंधु नदी सिस्टम से लेकर के और ताप्ती तक इसका विस्तार है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 8 से, भाबर क्षेत्र की चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। कितनी चौड़ाई है, 8 से 16। पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, पश्चिम हिमालय में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, पूरब की तरफ ये चौड़ाई इसकी कम हो जाती है, पूरब की तरफ चौड़ाई। तो इसकी औसत चौड़ाई भाबर क्षेत्र का कितना है, 8 से 16 किलोमीटर। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि भाबर क्षेत्र जो है किसके बाद शुरू होता है, शिवालिक के बाद। किसके बाद शुरू हो जाता है, शिवालिक के बाद। शिवालिक के पर्वत पाद पर, फुट हिल से, शिवालिक के फुट हिल से शुरू हो जाता है क्या, भाबर क्षेत्र। और भाबर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है, नदियां यहाँ लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, कंकड़ पत्थर की बिछावन से। किससे निर्माण हुआ है, कंकड़ पत्थर के बिछावन से। तो कंकड़ पत्थर के बिछावन से इस भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ। लेकिन ये भाग किसका है, मैदानी क्षेत्र का। किसका भाग है, मैदानी। तो यहाँ अभी खेती नहीं हो रही है, यहाँ पर अभी खेती नहीं हो रही। इसके बाद जो है नदी आगे बहुत एकदम बिल्कुल इस तरीके से कई धाराओं में आगे दिखाई देती है। नदी आगे कई धाराओं में दिखाई देती है, छोटी छोटी सरिताओं में, कई छोटी छोटी सरिताओं में आगे नदी दिखाई देती है। इस तरीके से पानी भर जाता है, इस तरीके से क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, ठीक है। अब पानी भर जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, तरी रहेगी कि नहीं। पानी जहाँ भरा होगा वहाँ क्या रहेगा, तरी रहेगी। तो तरी को क्या बोलते हैं, तराई। क्या बोलते हैं, तराई। तो ये तराई क्षेत्र होता है। ये मैदान का कौन सा क्षेत्र है, तराई। तराई का मतलब क्या होता है, जहाँ नदियों ने दूर तक पानी फैला दिया है, नदियों ने दूर तक पानी यहाँ जो नदियाँ कंकड़ पत्थर में लुप्त हो गई थी, वो नदियाँ दोबारा आगे कहाँ दिखाई दे रही, तराई क्षेत्र में। और वहाँ पर चारों तरफ उन्होंने क्या किया, जल को फैला दिया, इसलिए इसको कहते हैं तराई क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र। अब तराई क्षेत्र की चौड़ाई जो है, इसके नीचे यहाँ पर तराई शुरू हो जाएगा, इसके नीचे क्या है, तराई बेल्ट, ये कहलाता है तराई।
और तराई क्षेत्र पूरब में बढ़ेगा, पश्चिम में ये कम रहेगा, लेकिन पूरब में इसका विस्तार ज़्यादा होगा। पूरब क्षेत्र में तराई, अभी आपके जो है यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तराई नहीं देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? पूर्वी उत्तर प्रदेश में। इस क्षेत्र में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यहाँ से तराई शुरू हो जाता है। तो ये क्षेत्र आपका जैसे बहराइच डिस्ट्रिक्ट हुआ, ठीक है, गोंडा हुआ, गोरखपुर हुआ, देवरिया, बलिया, इन सब क्षेत्रों में क्या है? तराई क्षेत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तराई क्षेत्र में नदियां पुनः बाहर निकल आती हैं और दूर तक, बिल्कुल समुद्र की तरीके से दूर तक अपना जल फैला देती हैं, तो उसे बोलते हैं तराई क्षेत्र। अब इस तराई क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, काफी लंबे समय तक भरा है, तो यहाँ क्या बन जाता है? दलदल बन जाता है। यहाँ क्या बन जाता है? दलदल। यहाँ पर बन जाएगा दलदल। तो दलदल किसकी विशेषता है? बांगर की या तराई की? प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा। दलदल किसकी विशेषता है? तराई की, बांगर की नहीं है। किसकी विशेषता है? तराई की। तो दलदल यहाँ पर है। अब दलदल क्षेत्र पानी भरा है, तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगेंगे कि नहीं? तो यहाँ वन क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वन क्षेत्र पाया जाता है। और वन क्षेत्र में जीव जंतु लगेंगे कि नहीं, वो रहेंगे कि नहीं? तो इसमें जीव जंतु भी रहते हैं, इसमें जीव जंतु भी रहते हैं। अब तमाम वन क्षेत्र में तमाम प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे, इस क्षेत्र में तमाम प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे। तो ये जैविक विविधता यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ क्या देखने को मिलती है? जैविक विविधता। जैविक विविधता, क्योंकि वन क्षेत्र है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ क्या दिखाई देती है? जैविक विविधता। अब पानी भरा है, ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि पूरे क्षेत्र में पानी भरा हो, थोड़ा बहुत तो खाली हो जाता है, सूखता भी तो है। तो यहाँ पर जो है कृषि भी की जाती है, इस क्षेत्र में कृषि। तो कृषि कौन सी खेती की जाएगी? जिसको पानी की अधिकता, जिस फसल को पानी अधिक चाहिए, तो चावल हो गया, गन्ना हो गया। तो इस क्षेत्र में चावल और गन्ना, इस क्षेत्र में इसीलिए तो किया जाता है, चावल और गन्ना, इसीलिए इस तराई क्षेत्र के सहारे। तो यहाँ पर चावल गन्ना जैसी फसलों का भी उत्पादन देखने को मिलता है। तो ये तराई क्षेत्र जो है, इसकी चौड़ाई की बात करें तो तराई क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 15 से 30 किलोमीटर है। कितना है? 15 से 30 किलोमीटर। कहीं 15 देखने को मिलेगा, कहीं 30 किलोमीटर देखने को मिलेगा। तो लेकिन पूरब साइड में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। इसकी चौड़ाई किधर ज़्यादा है? पूरब साइड में। तो तराई क्षेत्र समझ गए किसको कहते हैं? भाबर के बाद का क्षेत्र। भाबर के बाद का क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ पुनः दिखाई देने लगती हैं और अपने जल को चारों तरफ क्या कर देती हैं? फैला देती हैं, ठीक है, और काफी लंबे समय तक वहाँ जल भरा रहता है। इसलिए किसका निर्माण होता है? दलदल का, ठीक है। और दलदली क्षेत्र है, पानी ज्यादा है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे भी पनपने को उनको मिलता है, तो वन क्षेत्र हो जाता है। हालांकि आज के समय में जंगलों को काट दिया गया है, लेकिन पहले जो है यहाँ जंगली क्षेत्र हुआ करते थे। जब अंग्रेज आए उसके पहले हमारे इस क्षेत्र में जंगल ज़्यादा होते थे, लेकिन अंग्रेजों ने लकड़ियों को काट करके जंगल की क्या बनाया? रेलवे के स्लीपर्स बनाए। रेलवे की पटरियों के बीच में जो रखा नहीं रहता है, दो पटरियों को जोड़ने का जो काम करता है, पहले वो लकड़ियों के होते थे, सागौन साखू की लकड़ियों के होते थे। तो उस काट कर उसे बनाया और जहाज में लादा, इंग्लैंड ले गए, अपना घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, खिड़की जंगले बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जंगल की बहुत कटाई की अंग्रेजों ने, इसीलिए जंगल खत्म हो गए। तो यहाँ पर जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा है। अब जंगल है तो जंगल में जीव जंतु भी तो होंगे। तो अब जैसे हमारे क्षेत्र में है दुधवा नेशनल पार्क, वो इसी की विशेषता है, तराई क्षेत्र में ही है, ठीक है। और आपका कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है, जहाँ शेर चीते वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैविक विविधता ज़्यादा है। जैविक विविधता का मतलब पेड़ पौधे तमाम मतलब वैरायटी के होंगे, जीव जंतु तमाम वैरायटी के होंगे। और दलदली क्षेत्र में मच्छर वगैरह भी पनपते हैं, जीव जंतु में तो सभी आ जाएंगे, रेंगने वाले कीड़े मच्छर सब पनपते हैं। तो इस क्षेत्र में पानी भरा रहने की वजह से मच्छर भी पैदा हो जाते हैं, और मच्छर पैदा हो जाते हैं तो मच्छरों से होने वाली बीमारियां भी इस क्षेत्र में ज़्यादा होती हैं, जैसे कि डेंगू मलेरिया। इधर कम होते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में डेंगू मलेरिया ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देखो सब भूगोल से जुड़ा हुआ है, सारी चीज़ें, बीमारियाँ भी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है अभी जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है गोरखपुर में बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे बच्चे बहुत बीमार होकर के मर जा रहे थे। मस्तिष्क ज्वर जिसको बोलते हैं, वो भी एक मच्छर काटने से होता है। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये सब किसकी विशेषता है? तराई क्षेत्र की, जहाँ पर पानी, इसीलिए तो कहते हैं कूलर में पानी भरा अगर है काफ़ी लंबे समय तक, तो उससे मच्छर जो है डेंगू के मच्छर पैदा होने की संभावना रहती है। तो इसलिए कहा जाता है कूलर के पानी को हमेशा बदलते रहना चाहिए। अब तराई क्षेत्र के पानी को तो बदल नहीं सकते हो कि तराई क्षेत्र के पानी को खाली कर दिया फिर नया पानी भर दिया, तो प्रकृति ने बनाया है, तो वहाँ मच्छर पनपेंगे ही पनपेंगे। तो इसलिए ये क्षेत्र जो है इस तरीके से मच्छरों के लिए भी जाना जाता है,
ठीक है। तो ये तराई क्षेत्र हो गई, यहाँ पर खेती की जाती है, लेकिन कौन सी खेती, जिसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। गन्ना और चावल वगैरह, गेहूं वगैरह भी थोड़ा ऊंचे क्षेत्रों में उपजा लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो तराई क्षेत्र हो गया, ये क्या हो गया, तराई क्षेत्र। इसके बाद में जो है तीसरा आता है आपका, यहाँ ये तराई हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इधर भी बनाते चलते हैं और इधर भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर पहला हमने देखा था, ये क्या था हमारा जो है भाबर क्षेत्र, ये क्या था, भाबर क्षेत्र, और ये क्या था, तराई, ये था तराई क्षेत्र। अब तराई के आगे जो है यहाँ पर नदियाँ इस तरीके से बहने लगती हैं, इस तरीके से, ठीक है, सर्पाकार, विसर्प के आकार में नदियाँ बहने लगती हैं। किस आकार में, विसर्प। नदी जो है अपना इस तरीके से विसर्प में जाती हैं। तो यहाँ पर जो बाहर क्षेत्र, जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है हमेशा, लेकिन पहले कभी बाढ़ का पानी यहाँ गया होगा, पहले कभी बाढ़ का पानी यहाँ गया होगा। तो इस तरीके से ये चूँकि नदियों द्वारा जमा किए गए मलबों से बनता है, तो इसको जलोढ़ मैदान बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, जलोढ़। तो तीसरा नंबर हो गया जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान, यही मैदान का मुख्य भाग है। मैदान का मुख्य भाग क्या है, जलोढ़ मैदान। क्योंकि नदियों ने, भाई कभी नदी यहाँ से बहती रही होगी, तो क्या वहाँ पर क्या बिछा दिया, मलबा बिछा दिया, ठीक है, रेत। अब कंकड़ पत्थर बड़े बड़े तो यहाँ आएंगे नहीं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर कहाँ रह गए, भाबर क्षेत्र में। अब आगे जो छोटे छोटे कंकड़ बचे थे, वो सब किस रूप में बदल जाएंगे, रेत मिट्टी बालू में बदल जाएगा। तो वो सब कहाँ जमा करेगा, जलोढ़ के मैदान वाले क्षेत्र में, तो यहाँ जमा हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं जल ओढ़। क्या बोलते हैं, जल ओढ़। ये इसको, इस मैदान को किसने ओढ़ाया है, जल ने ओढ़ाया है। किसने ओढ़ाया है भाई, कहते नहीं कंबल ओढ़ लो, रजैया ओढ़ लो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं सर्दियों में। तो पानी ने क्या ओढ़ा दिया, यहाँ पर रेत ओढ़ा दिया। क्या बिछा दिया, रेत। तो इसलिए इस मैदान को कहते हैं जलोढ़ मैदान। इसको क्या कहते हैं, जलोढ़ मैदान। अभी जलोढ़ मैदान दो प्रकार के होते हैं, जलोढ़ मैदान दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। बहुत पहले नदी वहां से बह रही होगी, हमारे बाबा दादन ने भी नहीं देखा है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जहाँ जमा हो गई, पुरानी यानी नदी घाटी से दूर, जैसे तुम्हारा क्षेत्र है, यमुना नदी के क्षेत्र से काफी दूर है ये, लेकिन पहले कभी यहाँ बाढ़ आती रही होगी, लेकिन अब तो नहीं आती क्योंकि नदी से दूर हो गया। लेकिन यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी जमा हो गई, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र कहलाता है आपका बांगर क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, बांगर क्षेत्र। तो बांगर क्षेत्र जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। बांगर क्षेत्र कौन सा होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा, पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र क्या कहलाता है, बांगर। ऐसे इधर भी, ये भी बांगर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बांगर। तो बांगर क्षेत्र, ठीक है। तो जलोढ़ मैदान को एक डिवीजन हम करते हैं बांगर क्षेत्र के रूप में। किस क्षेत्र के रूप में, बांगर। तो इस पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर। और क्षेत्रीय भाषा में कहीं कहीं पर इसको भूड़ कहते हैं और रेह कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको क्या कहते हैं, भूड़ भी कहते हैं और रेह। अब भूड़ और रेह में थोड़ा सा अंतर है। भूड़ कभी कभी क्या होता है कि बहुत महीन महीन बजरी जमा हो जाती है, बहुत महीन महीन बजरी कंकड़ जमा हो जाते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, भूड़। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, भूड़। तो भूड़ किसकी विशेषता है, जलोढ़ मैदान में। कौन सी जलोढ़ मैदान की, बांगर की। कौन से जलोढ़ मैदान की, बांगर की। तो भूड़ में क्या होता है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जमा हुए, बड़े वाले नहीं, छोटे छोटे, उसको भूड़ कहते हैं। लेकिन किसान क्या करता है, इस क्षेत्र में खेती खूब करता है। ये सब पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बांगर क्षेत्र है। हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र जो है, ये कैसा क्षेत्र है, मोस्टली बांगर क्षेत्र है। अब चूंकि नदी यहाँ पानी अभी ले नहीं जा रही है, तो यहाँ पर किसान क्या कर रहे हैं, समरसेबल ट्यूबवेल लगा कर खूब सिंचाई करते हैं खेतों में। खूब क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई करने की वजह से नहर वगैरह का जाल बिछा हुआ है, नहर के जाल की वजह से पानी यहाँ भी भरा रह जाता है, कभी कभी पानी भरा रह जाता है। अब पानी भरा रह जाने की वजह से जो भूड़ वाला क्षेत्र है, भूड़ वाले क्षेत्र में पानी रिस करके अंदर चला जाता है, पानी रिस करके अंदर चला जाता है, और ऊपर जो है नमक ऊपर आ जाता है। नमक कहाँ आ जाता है, ऊपर। जैसे आप इस क्षेत्र के पानी में नमक ज़्यादा है, कूलर जब चलाओ तो कूलर के घास जब सूख जाते हैं तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद क्या जम जाता है, नमक।
पानी या तो उड़ जाए या जमीन के नीचे चला जाए, तो नमक की परत ऊपर आ जाती है। तो नमक की हल्की परत, अब वो नमक ऐसा नहीं कि नमक दिखाई देगी। अभी जैसे यहाँ की मिट्टी को थोड़ा सा चाटोगे जवान लगा करके तो खारा लगेगा। कैसा लगेगा? खारा, नमकीन सा लगेगा। नहीं, नमक की मात्रा ज़्यादा है इस धरातल पे तो खारा लगेगा, नमकीन लगेगा। तो भूड़ क्षेत्र, ये रेह क्षेत्र किसको कहते हैं? खारिल मिट्टी वाले क्षेत्र को। किसको कहते हैं? खारिल मिट्टी वाले क्षेत्र को, यानी जिसमें लवण की मात्रा हो, जिस मिट्टी में क्या हो? लवण की मात्रा हो, तो उसे क्या कहते हैं? रेह कहते हैं। तो रेह का निर्माण कैसे हुआ? या तो सिंचाई से पानी ज़्यादा लग रहा हो या वर्षा का पानी ज़्यादा भरा रह रहा हो किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पर पानी धीरे धीरे अंदर रिस जाता है और ऊपर जो है नमक की मात्रा बिछ जाती है, तो उससे क्या बन जाता है? रेह। कभी कभी आपने वर्षा के कारण बाद में देखा होगा, वर्षा खत्म हो जाए उसके बाद में कुछ क्षेत्रों में सफ़ेद सफ़ेद नोना सा जम जाता है, तो वो क्या है? रेह है। वो क्या है? रेह। तो रेह और भूड़ किसकी विशेषता है? बांगर क्षेत्र की। किसकी विशेषता है? बांगर क्षेत्र की। अब चूंकि यहाँ पानी भी है, मैदान भी अच्छा है, तो यहाँ कृषि की जाती है, यहाँ पर खेती की जाती है इस क्षेत्र में सिंचाई करके, क्योंकि पानी कम पहुँच रहा है बाढ़ का। अब नदी के आसपास, नदी हर साल, नदी में पानी आता है, नदी में हर साल क्या आता है? पानी। इस तरीके से नदी बह रही है। यही तराई वाली नदी जो आगे निकली, ये इस तरीके से बहते हुए चली जा रही है धाराओं में। अब बाढ़ जब आएगा तो नदी का पानी बाढ़ से बाहर फैल जाएगा कि नहीं? घाटी से बाहर, घाटी से बाढ़ फैल जाएगा, तो पानी अपने साथ क्या लेके जाएगा? मलबा लेके जाएगा, फैलाकर जमा कर देगा। तो यहाँ फिर एक मैदान बनता है जिसको कहते हैं बाढ़ का मैदान। कौन सा मैदान? बाढ़ का मैदान। तो ये बाढ़ का मैदान भी है, लेकिन टेक्निकल शब्द इसके लिए कहा गया खादर। कौन सा शब्द? खादर। तो ये खादर क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ हर साल जो है बाढ़ आती है और हर साल नई मिट्टी जमा हो जाती है, तो इसको कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। तो दूसरा हमारा है खादर। दूसरा क्या है? खादर क्षेत्र। और ये नवीन मिट्टी का क्षेत्र है। ये क्या है? नवीन मृदा का क्षेत्र है। नवीन मृदा क्षेत्र है। ये बांगर है, पुरानी मृदा का क्षेत्र है, ठीक है। और ये खादर नवीन मृदा का क्षेत्र है। तो इस तरीके से यहाँ पर नई मिट्टी जमा हो जाती है, जिसको कहते हैं खादर क्षेत्र। जिसे क्या कहते हैं? खादर क्षेत्र। अब खादर को याद कैसे रखोगे भाई? इसमें प्रश्न आ जाता है, बांगर और खादर किसको पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं और किसको नवीन? तो खादर, खाद शब्द से याद, खाद जानते हो? खाद डालते हैं तो फसल अच्छी होती है कि नहीं? खाद, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है खाद डालने से। तो नवीन मिट्टी वाला क्षेत्र जो है ये उपजाऊ होती है, ये ज़्यादा क्या होती है? उपजाऊ। तो इसीलिए इसको कहते हैं खादर। बांगर कम उपजाऊ होती है, बांगर भी उपजाऊ होती है, कृषि यहाँ भी होती है, लेकिन खादर की अपेक्षा यहाँ ये कम उपजाऊ है। तो दोनों में अंतर इतना है, खादर जो है नवीन मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, या जलोढ़ को काप भी कहते हैं। जलोढ़ को क्या कहते हैं? काप मृदा, ठीक है, या जलोढ़ मृदा या अवसादी मृदा। इसे अवसाद लाकर जमा कर दिया, तो इसे अवसादी मिट्टी भी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, काप मिट्टी भी कहते हैं। तो ये तुम्हारे यहाँ क्या जमा है? अवसाद। लेकिन ये किस प्रकार का अवसाद है? बांगर क्षेत्र का अवसाद है तुम्हारे यहाँ, ठीक है। लेकिन गंगा की घाटी, यमुना की घाटी के नजदीक वाला क्षेत्र खादर कहलाता है, जहाँ पर बाढ़ का पानी फैल जाता हो, नई नई मिट्टी जमा होती रहे, तो उसमें मतलब सूक्ष्म तत्व ज़्यादा रहेंगे हर साल, तो इसलिए वो उपजाऊ ज़्यादा होती है। तो ये उपजाऊ ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ फसल ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हर साल यहाँ पानी भरा रह जाता है। फसल उत्पादित करने के लिए कम समय मिलता है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता है फसलों का। फसलों का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? बांगर क्षेत्र में। पानी की कमी को पूरा करने के लिए लोगों ने क्या किया है? ट्यूबवेल लगाया है, नहरों का जाल बिछाया है, ठीक है। तो बांगर क्षेत्र में कृषि अच्छी हो जाती है, लेकिन खादर क्षेत्र में नेचुरल कृषि कर सकते हो। अगर यहाँ पर खाली हो गया, पानी से क्षेत्र सूख गया, तो उसमें कृषि कर सकते हो, उपजाऊ ज़्यादा होगी, ठीक। तो इस तरीके से ये दो भाग हुए जलोढ़ मैदान के। तो अब यहाँ प्रश्न आएगा, बाढ़ का मैदान किसको कहा जाता है? बाढ़ का मैदान किसको कहा जाता है? खादर क्षेत्र को। भूड़ और रेह किसकी विशेषता है? बांगर क्षेत्र की। भूड़ और रेह बांगर क्षेत्र की। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया ये जो है आपका बांगर और खादर का क्षेत्र। अब नदी आगे, अब नदी पहुंच जाती है अपना धीरे धीरे मैदान के आखिरी पड़ाव में, मैदान के आखिरी पड़ाव में, और नदियां फिर से जो है अपने बिछाए हुए अवसाद के ऊपर कई धाराओं में बहने लगती है। अपने बिछाए हुए अवसाद में जो है कई धाराओं में इस तरीके से बट जाती है ऐसे,
और यहाँ बनाती है डेल्टा। यहाँ क्या बनाती है? डेल्टा। डेल्टा गणित में डेल्टा का चिन्ह ऐसे ही पढ़ा है ना, त्रिभुज के आकार में, तो डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा क्या है एक्चुअली, जो है खादर क्षेत्र का ही विस्तृत आगे का विस्तार है। खादर क्षेत्र का ही जो है अंतिम विस्तार क्या कहलाता है? डेल्टा। डेल्टा में जो है मैदान ही है। डेल्टाई क्षेत्र क्या है? एक मैदान है जो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, खादर वाले जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर नदियाँ जा करके समुद्र या सागर महासागर में कहीं अपना जल विसर्जित कर देती हैं, तो उसके पहले बनाती हैं डेल्टा। तो डेल्टाई क्षेत्र भी क्या होती है? उपजाऊ। डेल्टाई क्षेत्र भी क्या है? उपजाऊ। ठीक है, जैसे भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे गंगा नदी इधर से आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आ रही है, तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। और चूंकि यहाँ एक पेड़ लगते हैं जिसको बोलते हैं सुंदरी पेड़। क्या बोलते हैं? सुंदरी पेड़। तो सुंदरी पेड़ की वजह से इस क्षेत्र को सुंदर वन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को दूसरा नाम क्या है? सुंदर वन का डेल्टा। तो इस तरीके से ये जो है आपका पूरा क्या हो गया, इसका भौतिक विभाजन, उत्तर के विशाल मैदान का क्या हो गया? भौतिक विभाजन। कहाँ से शुरू किए थे हमने? भाबर क्षेत्र से। कहाँ शुरू किया था? भाबर क्षेत्र से। फिर तराई आया, फिर बांगर क्षेत्र आया, फिर खादर क्षेत्र आया, फिर डेल्टा। तो इस तरीके से 4-5 भागों में कितने भाग हो गए? भाबर 1 हो गया, ठीक है, तराई 2 हो गया, और इसके बाद में बांगर 3 हो गया, बांगर 3 हो गया, खादर 4 हो गया और डेल्टा 5 हो गया। तो 5 भागों में हमने बांट दिया, भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। तो ये भौतिक विभाजन है। ये कैसा विभाजन है? भौतिक या स्थलाकृतिक। यहाँ पर स्थलाकृतियां बनी, कुछ ना कुछ बना है। जैसे भाबर कैसी स्थलाकृति है? कंकड़ पत्थर के जमाव वाली स्थलाकृति है। तो ये स्थलाकृतिक जो है डिवीजन हो गया किसका? मैदान का। एक्चुअल मैदान कहाँ शुरू हो जाता है? खादर बांगर वाला क्षेत्र जो है वास्तविक मैदान है, जलोढ़ का मैदान वास्तविक मैदान है, लेकिन है सब भाबर क्षेत्र से ही। मैदान कहाँ शुरू हो जाता है? भाबर क्षेत्र से ही मैदान शुरू हो जाता है। तो भाबर, तराई, भाबर की विशेषता क्या है? कंकड़ पत्थर से जमा हुआ मैदान है। तराई में क्या है? पानी एकदम से बाहर निकल आया। भाबर में पानी, नदियों का पानी लुप्त हो जाता है, नदियां अंदर चली जाती हैं, ठीक है, तराई में बाहर निकल आती कई शाखाओं में, तो पानी चारों तरफ फैल जाता है। और इसके बाद खादर में नदियां जो है अपना मिट्टी का फैलाव करती हैं। जो पुरानी मिट्टी जहाँ जमा होती है उसे बांगर कहते हैं, नवीन मिट्टी जहाँ जमा होती है उसे खादर कहते हैं। और नदी जब जा करके समुद्र या झील सागर में कहीं गिर जाती है तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा क्षेत्र एक्चुअली क्या है? खादर क्षेत्र का ही आगे का विस्तार है, जो अंतिम तरीके से नदी अपना जल जहाँ विसर्जित करती है वहाँ बनता है। तो इस तरीके से ये हमने जो है मैदान का, उत्तर के विशाल मैदान का भौतिक विभाजन पढ़ा, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे जो है प्रादेशिक विभाजन, नदियों के आधार पर जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, तो इसमें कहाँ पर किस नाम से कौन सा मैदान जाना जाता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब हम अध्ययन करेंगे, ठीक।